इजराइल इस वक्त टू फ्रंट वॉर झेल रहा है। एक तरफ ईरान से लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों की जद में समूचा इजराइल दिखाई दे रहा है। चाहे तेल अवीव की बात करें जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, या फिर जेरूसलम हो, या हाइफा हो, या फिर बेरशेबा हो, देर रात से लेकर अभी तक तकरीबन आप समझिए कि 6 से ज़्यादा लहर जो है वो मिसाइलों की आ चुकी है। दूसरी तरफ इस टू फ्रंट वॉर में हिजबुल्ला जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर से लगातार हमले कर रहा है, जिसकी जद में हाइफा से लेकर जेरूसलम तक दिखाई दे रहा है। वहाँ से तकरीबन 3 लाख की आबादी को खाली करने का आदेश इजराइल की सरकार ने दिया है ताकि हिजबुल्ला के हमले से बचा जा सके। इस बीच हिजबुल्ला के ऊपर लगातार हमले इजराइल की तरफ से भी जारी हैं, चाहे हम बात दहिया की करें या फिर बेरूत की करें, वहाँ से भी भारी संख्या में लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि दरअसल टू फ्रंट वॉर में एक बार फिर इजराइल वैसे ही फंस गया है जैसे हमास और हिजबुल्ला के साथ हो रही जंग के दौरान फंसा था। इस बार ईरान और हिजबुल्ला के बीच ये स्थिति हमें इजराइल की दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात कि लगातार 6 दिनों के युद्ध के बाद भी हम देख रहे हैं कि ईरान का मिसाइल पावर कम होता दिखाई नहीं दे रहा और ना ही ड्रोन पावर कम होता दिखाई दे रहा है, बल्कि और ज़्यादा ताकत से अब ईरान इजराइल पर अपने हमले खोल रहा है। और इजराइल के लाखों लोग दिन हो या रात हम देखें कि बंकर में ज़िंदगी गुजारने को मौजूद हैं। इस वक्त दरअसल सायरन बंद है, तो देखिए किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, जो हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहे हैं। हम भी बाहर निकले हैं, लेकिन कब सायरन बजने लगे, कब मिसाइल का अलर्ट हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और उसके बाद आसपास के बंकर में भागकर खुद को छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा। तेल अवीव से मधुरेंद्र कुमार। अयोध्या दशरथ महल के पीठाधीश्वर देवेंद्र प्रसादाचार्य सुरक्षित अयोध्या पहुंच गए हैं। दरअसल वो छपिया मंदिर अबू धाबी में दर्शन करने गए थे, लेकिन वापस लौटते समय वहां पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में फंस गए। वहां से उड़ानें बंद कर दी गई, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से वो अबू धाबी से अयोध्या पहुंचे और इस दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने उनका स्वागत किया। लोग 27 तारीख को गए थे और श्री स्वामी नारायण मंदिर बहुत सुंदर वहाँ पर बना हुआ है, जिसका दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। कहाँ पे? अबू धाबी में ही 28 तारीख से ही अमेरिका और ईरान में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण फ्लाइटें रद्द हो गई, आवागमन व्यवस्थित हो गया। और हम लोग जहाँ पर थे वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का एयरबेस है, उसकी सेना रहती है, उसी पर हमला वो लोग करते थे ईरान के लोग। और उसकी आवाज़ें आती थी तो लोगों में भय था, व्याप्त था। बाकी सामान्य लोगों से कोई लेना देना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को। सरकार प्रयास कर रही है कि उनको यहाँ पर किसी तरह से लाया जाए। अयोध्या पहुंचे संतों ने कहा कि जिस तरह से वो अबू धाबी फंसे थे, उन्हें मोदी सरकार सुरक्षित वापस अयोध्या पहुंचाई है। सबसे पहले वो अबू धाबी से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फिर वो एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। और अयोध्या में संतों में खुशी की लहर है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है उस युद्ध में फंसे रहे अबू धाबी में, और उसके बाद जहाँ जो संत थे, महंत थे देवेंद्र प्रसादाचार्य, वो सुरक्षित अयोध्या पहुँच गए हैं। संतों ने खुशी जताई है कि जिस तरह से ईरान युद्ध में फंसे हुए थे वो और सुरक्षित पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार के सहयोग से, उनके प्रयास से ये महंत अयोध्या सुरक्षित पहुँचे हैं। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। ऐसे में भारत के भी तमाम लोग मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं, जो सरकार से उन्हें वहां से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। कानपुर के सैनिटरी कारोबारी अभिजीत कश्यप ने अपना एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके जैसे तमाम दूसरे भारतीयों को दुबई से वापस भारत आने की व्यवस्था की जाए। उनका कहना यह है कि यूएई की सरकार उनकी पूरी व्यवस्था कर रही है, इसके बावजूद भी उनमें चिंता देखने को मिल रही है। दरअसल उन्होंने अपने परिजनों को तमाम ऐसे वीडियो भेजे हैं जो उनके होटल के पास के हैं और वहां पर धमाके सुनाई पड़ रहे हैं, ड्रोन आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इन वीडियो के बाद उनके घर में भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और परिजन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी वहाँ पर सलामत रहे। इसी तरीके के हालात तमाम अन्य घरों में भी है, जहाँ के लोग मिडिल ईस्ट के देश में काम करने के लिए गए और वहाँ पर फंस करके रह गए। अभिजीत लेदर कारोबारी है और सैनिटरी का उनका बड़ा काम है और कारोबार के सिलसिले में ही वो मिडिल ईस्ट यानी दुबई के देश में गए थे। संघ के शताब्दी वर्ष और होली मिलन समारोह के बहाने कानपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार यानी 6 मार्च को भाजपा और
आरएसएस के पदाधिकारी नवाबगंज स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में जुटेंगे, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सहित तमाम पदाधिकारी जुटेंगे। दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय स्थापित करने को माना जा रहा है। कहा जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच तमाम मुद्दों में मतभेद है, जिसका नुकसान बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक के लिए दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में तैयारियों को पूरा कर लिया गया। वीडियो जनता से पंकज शंतिवारी, न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कानपुर। केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा कोई नई नहीं है। ये अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि वो राज्यसभा जाएंगे। राजभर ने कहा है कि नीतीश कुमार के केंद्रीय राजनीति में जाने की चर्चा पहले से चल रही थी। आज वो जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बहुत जल्द वो अब राज्यसभा में देखे जाएंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में कौन सा बड़ा पद दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा। मथुरा के सूचना विभाग में हुए फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग कर्मचारी नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिया है। इस शातिर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी मथुरा पुलिस ने इटावा से की है। जिला सूचना अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर इसने सरकारी प्रसार करने वाली गाड़ी और होर्डिंगों के एड एजेंसियों से मिलकर फर्जी सत्यापन सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे, जिसके बाद जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी ने इसके खिलाफ थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत कराया था और तभी से ये लगातार फरार चल रहा था। सूचना विभाग में हुए फर्जीवाड़े की खबरें जब पत्रकार लगातार प्रकाशित कर रहे थे तो उन पत्रकारों को ये सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा था और दबाव बना रहा था कि ये फर्जीवाड़े की खबरें किसी तरह रुक जाएं और लगातार उन पत्रकारों को लगातार धमकी भी दे रहा था जान से मारने की। तो पत्रकारों की तरफ से भी थाना जमुनापार में इस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब सबसे बड़ी बात है कि इसने जिला सूचना विभाग में जो फर्जीवाड़ा किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच कब होगी, इसकी गैंग में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं और इसने कितने रुपए का घोटाला किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब आरोपी जो पुलिस से लगातार लोकेशन बदलकर लुका छुपी का खेल कर रहा था, आखिर एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन पर जो टीमें गठित हुई थी उन पुलिस की टीमों ने इसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फुरकान अहमद के द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत की भूमिका में बात करनी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो गोला बारूद से लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के इसका प्रभाव आने वाले समय में भारत की जनता को भी कहीं न कहीं भारी पड़ेगा। मैंने ये लिखा है कि हमारी हुकूमत को इन्वॉल्व होना चाहिए और जंग को बंद होना चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए, स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, वरना फिर कोई भी छोटा देश हो, वो तो ईरान तो बहुत बड़ा देश है, आप किसी भी मुल्क को जब चाहे आप धोसा लोगे, ये बहुत तकलीफ दे बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये अन्याय है। ये ईरान का एक ऐसा भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इस जंग मैं बताता हूँ, इस जंग से पूरी दुनिया पे असर पड़ने जा रहा है 5-6 दिन बाद। आप मुझे बताइए, जब तेल रुक जाएगा, तेल एक ऐसी ताकत है कि अगर तेल रुक जाएगा तो भारत का तेल भी तो वहीं से आता था, तो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगा। और जो
करप्शन को भी जन्म देता है और ये चीज आम आदमी मर जाएगा। तो जो अच्छे देश हैं, जो मैं अपने भारत को मैं अच्छे देशों में गिनता हूँ, हमारा भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में हो रही गोलाबारी युद्ध को देखने के बाद लगता है कि आधी दुनिया में तबाही मची हुई है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके शांति वार्ता करनी चाहिए। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र को लेकर के बजट कैसा होगा, सरकार क्या करने जा रही है, इसको लेकर के तमाम बयानबाजी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच एक वाकयुद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बजट इस तरह का तैयार करना चाहिए कि जिस तरह से महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं उनको किस तरह से राहत मिल सके। अन्यथा अगर महंगाई और बेरोजगारी की जो मार झेल रहे हैं लोग, अगर उनको कोई मुक्ति किसी इस बजट से नहीं मिलती तो ये व्यर्थ है। राज्यपाल जी का भी भाषण होगा, सरकार क्या देगी? जरूर है कि बजट का आकार बड़ा है, लेकिन अगर आकार बड़ा है तो उसके सापेक्ष जो महंगाई भी तो चरम पर है। जो सोना हमारे टाइम 27,000 रुपये तोला था वो 1.5 लाख पहुंच गया। पेट्रोल हमारे टाइम 71 रुपये लीटर था, वो 100 पे पहुंच गया। डीजल 55 रुपये लीटर था, वो 94 पर पहुंच गया। अगर मैं और बातें करूं, चाहे दूध की बात करूं, तेल की बात करूं, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी। तो जब महंगाई बढ़ी है तो बजट का आकार तो बढ़ेगा, क्या घटेगा? ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बजट का आकार बढ़ा दिया, तो कोई जो है उपलब्धि मुझे दिखाई नहीं देती इस बजट। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बजट पूरी तरह से रोजगारोन्मुखी और विकासोन्मुखी होगा और धामी सरकार एक बड़ा, बहुत बेहतरीन और उपयोगी बजट पेश करने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक बड़ा रोल हो जाता है, एक बड़ी भूमिका हो जाती है। क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग जहां जहां भी है वहां सड़कों को दुरुस्त करना पीडब्ल्यूडी का काम है, बीआरओ का काम है और एनएच का काम है। इसी को लेकर के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने सभी फील्ड अफसरों को आदेश दिए हैं कि समय रहते जितने भी मेंटेनेंस होने हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी है, कई सड़कें बननी है, पूरी तरह से तैयारी कर ली जाए और चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा रूट की सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। और उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा है कि जहां एनएच और बीआरओ की सड़कें टूटी पड़ी है उनकी रिपोर्ट भी शासन को भेजें। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं। जाड़ों में कम बारिश के चलते लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में 15 फरवरी के बाद फायर सीजन शुरू माना जाता है, लेकिन जनवरी के महीने से ही आग लगने की तमाम खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। बात अल्मोड़ा की करें, अल्मोड़ा में लगातार आग की घटनाएं सामने आई है। आज घुरसू गांव में आग लगने की घटना सामने आई। इससे पहले भी कई गांव के जंगल आग से धधक गए थे। कई जगह ग्रामीणों ने खुद जाके आग पे काबू पाया। वहीं प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पे है। लगातार सीएम के सख्त हिदायतें हैं, कहीं जंगलों में आग लगती है तो उसको रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जा सके हैं। फिलहाल मौसम का रुख को देख के लग रहा है इस बार वन महकमे के साथ ही फायर ब्रिगेड को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मौसम शुष्क बना हुआ है और गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं और बढ़ेंगी। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। ब्रज में होली की गुबारी थमने का नाम नहीं ले रही। आज बलदेव, जो भगवान बलदाऊ की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर होली नहीं विश्व प्रसिद्ध होरंगे का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो होरियार हैं वो होरियारों के नंगे बदन पर घोड़े बरसा रही है। कहा जाता है कि इस होली को केवल कल्याण देवी के वंशज ही खेलते हैं और ये बलदेव जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिन्हें ब्रज का राजा कहा जाता है, उनके मंदिर प्रांगण में ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर बैठकर होली का दृश्य देख रहे हैं। कहा जाता है कि जब समूचे ब्रज में होली हो गई थी तो बलदाऊ महाराज ने ब्रज के सभी को ग्वालों से कहा था कि आप आइए, दाऊ जी नगरी आइए, हमारी नगरी आइए और वहाँ आपको हम होली का आनंद दिलाते हैं। यह परंपरा है और जब कहा जाता है कि जब ब्रज से होली की समाप्ति हो जाती है तब ब्रज में
सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 40 दिवसीय होली बसंत पंचमी से शुरू होती है और फाल्गुन पूर्णिमा पर संपन्न हो जाती है। 40 दिन तक राधा कृष्ण की होली हुई। इसको देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मन में उल्लास हुआ और इच्छा हुई मैं भी होली खेलूं। तो फिर बलराम जी की जो होली है वो चैत्र मास में शुरू होती है, जिसको औरंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए एक अलग नजारा है और टेसू के फूलों से कई कुंटल जो फूल है वो पानी में भराए जाते हैं कई दिन पहले और उनसे रंग बनाया जाता है। यहाँ किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं होता है और जो बाल्टियों से गोस्वामी समाज के लोग हैं, पांडे समाज के लोग हैं, वो होरियारों में रंग बरसाते हैं, डालते हैं और उसके बाद होरियारें उनके ही वस्त्र फाड़कर उस वस्त्र से कोड़ा बनाकर उनके नंगे बदन पर उस कोड़े की बारिश करती है। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, बलदाऊ जी की नगरी, बलदेव, मथुरा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।